ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर AHDP गायनेकोलॉजी में आज हम चैप्टर 27 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय फ्रोजन सीमन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो हमने कर लिया, पीछे पढ़ा दिया मैंने आपको। किसमें कैसे करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दो तरह का, वेजाइनल स्पेकुलम और रेक्टो वेजाइनल मेथड दो पढ़ा दिए हैं। लेकिन इसके अंदर तो हम जो है वो ये पढ़ेंगे कि फ्रोजन सीमन क्या है और फ्रोस्ट लाइन क्या है, सीमन स्ट्रा क्या होता है, उसके पार्ट कौन से होते हैं और किस तरह के जार हैं, जितनी तरह के वो सारे हम इसके अंदर लगभग डिस्कस कर लेंगे। तो ये चैप्टर आज हमारा रहेगा हिमकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान। हिमकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले कुछ निम्न उपकरणों की, यही जरूरी है, ये इस चैप्टर को उस चैप्टर से पहले देना चाहिए था, ताकि जब आप AI का पूरा प्रोसेस कर रहे हो, अब नेक्स्ट टाइम में इसका ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर को मैं यहीं कर देता हूँ 26, ये 26 नंबर बना देता हूँ और उसको 27 नंबर, ये आज इसी को बना दिया मैंने। अब AI करना तो पहले सिखा दिया और इंस्ट्रूमेंट बाद में बताओ, तो ये तो बात कुछ जमी नहीं ना। अभी इसको 26 और उसको 27 कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम पढ़ाते समय इसका ध्यान जो है खास रखेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान पहले होगा तो AI करते समय जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जाता है वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। करने से पहले कुछ निम्न उपकरणों की संरचना में रख रखा हुआ ज्ञान होना आवश्यक, अन्यथा सीमन खराब हो जाएगा तथा पशु गर्भित नहीं होगा। उपकरण पहला सीमन स्ट्रा, हमने AI में पढ़ा। सीमन स्ट्रा को निकालेंगे जार में से, अब जार नहीं पता, सीमन स्ट्रा नहीं पता, कहीं प्रॉब्लम आ गई ना, खड़ी हो। फ्रोस्ट लाइन कौन सी है, सारी दिक्कतें आ गई। अब यहाँ ये पढ़ा होता तो वहाँ कुछ नहीं समझाने की ज़रूरत, ये अपने आप समझ में आ जाता। सीमन स्ट्रा, उसके बाद लिक्विड नाइट्रोजन, फिर क्रायोकेन जार जो हैं, और फिर AI गन। अब ये चारों चीज़ें हमने काम में ले ली, अब इनकी नॉलेज अब दे रहा हूँ। तो इस चैप्टर को पहले हम कर लें तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए अब इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद में आपको सारे आपको ध्यान में आ जाएंगे। सीमन स्ट्रा, सबसे पहले हम लेते हैं सीमन स्ट्रा को। साधारणतया दो प्रकार की सीमन स्ट्रा प्रचलित हैं। स्ट्रा के निर्माण में जो पदार्थ काम में लिया जाता है वह शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। इसके निर्माण में पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीप्रोपेलीन पदार्थ काम में लेते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसको, जो रंगीन या रंगहीन दोनों प्रकार का ही हो सकता है। सीमन स्ट्रा आपने देखे होंगे प्रैक्टिकल में, यहाँ आपको अच्छी तरह से ये इनकी नॉलेज भी देंगे। आपने तो देखे हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं आप, तो सब इनके बारे में आपको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छी ज्ञान करवाया गया है। सीमन स्ट्रा भी दिखाया है, गन भी पूरी तैयार करनी, और सारा आपने पढ़ लिया था, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जर्मन लेडशट स्ट्रा एंड फ्रेंच स्ट्रा, तो ये हैं। अब है जर्मन स्ट्रा। इस स्ट्रा को लैंडशट स्ट्रा अथवा जर्मन मिनी ट्यूब भी कहते हैं, मिनी ट्यूब भी कहते हैं। इस स्ट्रा के दोनों सिरे खुले होते हैं, जिन्हें सीलिंग बॉल द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे ओपन एंड स्ट्रा भी कहते हैं। ओपन एंड स्ट्रा भी कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ से ये खुले होते हैं, ओपन एंड। हमने पढ़ा था कि पहले वाला जो स्ट्रा हमने पीछे आपको बताया, उसमें क्या हमने पढ़ाया था, फैक्ट्री प्लग था, आता है साथ में, सीमन भरने के बाद में फिर लैब सील लगती है। अब यहाँ इसमें क्या, दोनों साइडें खुली होती हैं इसके अंदर, लेकिन ये सीलिंग बाल द्वारा बंद किया जाता है, इसलिए इसे ओपन एंड स्ट्रा भी कहते हैं। जर्मन स्ट्रा जो आता है। अब है फ्रेंच स्ट्रा। यह स्ट्रा दो प्रकार की, फ्रेंच मीडियम स्ट्रा व मिनी स्ट्रा।
मीडियम और मिनी, पहले मीडियम ही आती थी सारी, मिनी अब आने लगी हैं। तो क्योंकि मिनी में 0.25 ml सीमन आता है और जो फ्रेंच मीडियम स्ट्रा है उसमें 0.5 ml आता था। तो जहाँ 20 स्ट्रा बनते थे अब 40 बनने लगे, और उसके अंदर सीमन की क्वालिटी हो ही रही है, जो स्पर्म्स है उनकी संख्या हो ही रही है, कहीं फ़र्क नहीं पड़ा। तो 100 की जगह 200 जो है स्ट्रा बनने लगे, तो इसलिए मिनी स्ट्रा। अब इसका जो है ये चित्र इन्होंने दिया है, इसके अंदर अलग अलग जो है नाम हैं। तो इसमें एक सिरे की तरफ प्लग लगा होता है जिसे फैक्ट्री सील कहते हैं या फैक्ट्री प्लग कह दो, कोई बात नहीं। जब ये बनता है, बन के आता है, तो वहीं फैक्ट्री जो है उसमें एक सील लगा देती है या प्लग लगा देती है। ये सील स्ट्रा बनाते इसमें फैक्ट्री में ही लग जाती है। एआई गन में स्ट्रा के इसी सिरे को पहले डालते हैं, ये मैंने आपको उसमें समझा दिया था। डालकर लोड करते हैं, इसलिए इस सिरे को लोडिंग एंड भी कहते हैं, लोडिंग एंड भी कहते हैं। इसमें दो प्लग होते हैं। इसमें 5 मिलीमीटर लंबाई के होते हैं। दोनों प्लग्स के बीच में 4 मिलीमीटर की दूरी होती है। ये अब जब आप फैक्ट्री सील को देखोगे चित्र के अंदर, तो ये दिखा रखा है इन्होंने, ये 2 प्लग है, बीच में जगह है, देखिए ये लोअर एंड लोडिंग एंड लिख रखा है इन्होंने स्ट्रा में। देखोगे तो ये बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसमें पॉलीविनाइल एल्कोहल पाउडर भरा होता है, पॉलीविनाइल एल्कोहल पाउडर भरा होता है। इस प्रकार प्लग की पूरी लंबाई 5 + 4 + 5 mm, कुल 14 mm यानी मिलीमीटर होती है। ये अंडरलाइन आप कर लें, क्योंकि ये जो आपका जब कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, ऐसे क्वेश्चन वहाँ उठ के आते हैं, जबकि वहाँ मल्टीपल चॉइस दी होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप निशान जो है सही पे लगा दोगे, लेकिन इसको अंडरलाइन कर लेना। यह पाउडर यदि स्पर्म के संपर्क में भी आता है तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। इस प्लग से वीर्य द्रवीकरण के दौरान व बाद में वीर्य बाहर नहीं निकलता और न ही पानी स्ट्रा में प्रवेश कर सकता है, तथा कृत्रिम गर्भाधान के समय यह प्लग पिस्टन का कार्य करता है, क्योंकि प्लंजर जो है बैरल के अंदर, जो गन का प्लंजर है, वो इसी पे जाके टच करता है और उस सीमन को आगे धकेलता है। तो यहाँ इन्होंने एक सारणी दी है, टेबल ए पार्टिकुलर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रा। ये जर्मन मिनी ट्यूब 0.3 ml वॉल्यूम, लेंथ पेस्ट 65 मिलीमीटर, डायमीटर 0.15 मिलीमीटर। फ्रेंच स्ट्रा 1.2 ml 135 मिलीमीटर 0.42 मिलीमीटर। मीडियम फ्रेंच स्ट्रा 0.5 ml 135 mm और 0.3 mm। अब आप देखते जाना, जर्मन मिनी ट्यूब में 0.3 ml आया और इसमें अब फ्रेंच मिनी स्ट्रा में 0.2 ही आएगा। 0.25 नहीं, मैंने 0.25 बोला, ये 0.2 है। वैसे उस पर लिखा तो 0.25 होता है। इसको दोबारा चेक, मिनी में 0.25 ml आता है। मिनी फ्रेंच स्ट्रा में इसमें 0.2 ml दे रखा है इसने। चलिए, इसको भी ज़रूरी हो गया कन्फर्म करना, 0.25 ही पड़ा है जितने स्ट्रा है मिनी हमारे पास। इसको देखते हैं, 0.2 तो याद रखो, 0.25 आगे आ जाएगा कहीं ना कहीं। अगर यहाँ मिस्टेक हुई है तो इसको पढ़ेंगे जब आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड नाइट्रोजन, लेकिन ये स्ट्रा का बीच में छोड़ दिया। एक सेकंड आगे देखता हूँ, कहीं इसने स्ट्रा के बारे में कुछ आगे लिख रखा है, नहीं लिखा। नो, इसमें कहीं नहीं लिखा। तो चलिए इसी में मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, इस स्ट्रा के ऊपर ब्रीड लिखी होगी कि ये कौन सी ब्रीड का है, HF का है, जर्सी का है। बुल नेम लिखा होगा, बुल का नाम लिखा होगा, और स्पर्म स्टेशन लिखा होगा, ये कहाँ ये भरा गया। तो यहाँ देखिए स्ट्रा के ऊपर लिख रखा है स्टेशन जो है बस्सी है,
और बुल नेम राजू है और 28-3 पैकिंग है और ब्रीड HF बुल नंबर 210 है। ये आप इसमें लिख रखा है सब, और ये इसके अंदर स्पर्मेटो जो आप बता रखे हैं लिक्विड में, और ये इंसेमिनेशन एंड है इधर, जिसके अंदर एयर बबल हमने पीछे पढ़ लिया था कि इसको ऊपर कैसे लाएंगे, ये बीच में रहती है, ऊपर कैसे लाएंगे, हल्का सा इसके उसी पॉइंट पे हल्का सा टच करेंगे 2 बार तो ये हिल के जो है बबल ऊपर आ जाएगा, एयर बबल। ये लेबोरेटरी सील है और ये अपर एंड है। ये मैंने आपको इसकी पूरी जो है वो कहानी इस पर जो लिखा हुआ है इसकी जो है, आप ये स्ट्रा हम दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल में, तो ये सारा का सारा आपको नोट करवाएंगे। ये लिखने होते हैं वहाँ, आप जब AI करोगे तो ये वहाँ आपकी जो रिकॉर्ड जो होगा उसमें रिकॉर्ड पंजिका जो इसकी होगी AI की, उसके अंदर आपको लिख के रखने होंगे, तारीख लिखनी होगी और ये लिखना होगा सारा कि जो है कौन सा बुल था, कितना सीमन कौन सा था, गाय आगे जिसके लगाया वो कौन सी थी, गांव उसका कौन सा, पूरी एड्रेस वगैरह सब टेलीफोन नंबर लिखने होते हैं आजकल। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड नाइट्रोजन। तरल नाइट्रोजन गैस वातावरण वायु में 4/5 भाग यानी 80% तो होती ही। इसी वातावरण में उपस्थित गैस को तरल नाइट्रोजन बनाते समय कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। इस गैस का कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग जो है लिंडे ने किया था। लिंडे ने सन 1958 में किया था। सामान्य तापक्रम पर वह दाब तरल नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होती है। रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होती है। रासायनिक दृष्टि से Ln2 एक निष्क्रिय उदासीन गैस है, विषैली नहीं है। विद्युत की कुचालक है, इस पर चुंबकीय प्रभाव नहीं होता। इसका भंडारण व परिवहन बहुत आसान है। तरल नाइट्रोजन का तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड, सामान्य उबाल बिंदु -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जमाव बिंदु -212 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी घनत्व डेंसिटी है 0.8083। 1 किलोग्राम Ln2 का मतलब है 1.22 लीटर तरल नाइट्रोजन। परमाणु एटॉमिक वेट इसका है 20.183। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 80% होती है। तरल नाइट्रोजन का उपयोग निम्न सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये जरूरी है भाई, इसमें पूछ लेते हैं क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए इसमें Ln2 का जब आप काम में लेते हो। तरल नाइट्रोजन का तापक्रम बहुत ही कम -196 डिग्री सेंटीग्रेड है। अतः Ln2 ज्यों ही चमड़ी त्वचा के संपर्क में आती है उसे जला देती है। इस प्रकार के जलने को फ्रोस्ट बाइट कहते हैं। ये काम भी आती है। ये जितने भी मासे होते हैं ना, इस पर अगर आप इसको लगा दो 5-7 दिन रोज़ लगाओ तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अतः इसे काम में लेते समय हाथ में दस्ताने पहने तथा Ln2 के कारण हाथों व आंखों में जलन हो रही हो तो तुरंत पानी से हाथ व आंखों को धो लें। जिस कमरे में Ln2 रखी जाती है उस कमरे को कुछ समय खुला छोड़कर ही उसमें प्रवेश करें तथा खिड़कियों को खोल दें। फिर भी काम करते समय कमरे में घुटन महसूस हो रही हो अथवा सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो तुरंत कमरे से बाहर आ जाएं तथा जहाँ Ln2 खुले उपकरण में रखी हो उसे ढक दें। जिस उपकरण जार में Ln2 भंडारित कर रहे हैं उसके ढक्कन को सख्ती से अर्थात टाइट से बंद नहीं करें, अन्यथा जार फूट सकता है। क्योंकि Ln2 रूम के तापमान पर भी वाष्पीकृत होती रहती है, इवेपोरेट होती है, उड़ती है। इसीलिए आपने देखा है कि Ln2 जार के ढक्कन हमेशा ढीले होते हैं। तरल नाइट्रोजन के साथ काम कर रहे व्यक्ति हाथों में चमड़े के दस्ताने व घुटने तक के जूते, जिन्हें गमबूट कहते हैं, उन्हें पहनकर काम करें। पैंट हमेशा जूतों के बाहर रखें। सूखे कंटेनर में Ln2 डालते समय
तरल नाइट्रोजन उछलकर बाहर आती है। अगर सूखा है ना कंटेनर, उसको चार्ज नहीं किया हुआ, तो जब सूखा है उसको अगर डालते हैं ना इसको एलेंटो, दोबारा आ जाती है उछल के, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं हुआ, उसके अंदर रुकेगी नहीं। तो उसको मैं धीरे धीरे उसको पहले इसमें डालो, ढक्कन लगाओ, फिर थोड़ी और डालो, फिर ढक्कन लगाओ। इस तरह से धीरे धीरे 3-4 बार करने के बाद में जब जार चार्ज हो जाता है उसका पैंदा, तब उसके अंदर रुकनी शुरू होगी, तब उसमें उसको डालते हैं। तरल उछलकर बाहर आ जाती है तरल नाइट्रोजन। यदि इस प्रकार उछलने से एलेंटो आंखों में चली जाए तो तुरंत आंखों को ठंडे पानी से धोए। आंखों में घाव हो गया हो तो चिकित्सक को तुरंत दिखाएं। टैंकर से सेफ्टी वाल्व हमेशा क्रियाशील होने चाहिए। अभी ये जो टैंकर होते हैं उनके अंदर उसके साथ में एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है, साइड में लगा होगा, वो हमेशा क्रियाशील होने चाहिए, अन्यथा टैंकर फट सकता है तथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी भी गोबटैक नहीं होता, ये गोबलेट होता है। गोबलेट व स्ट्रा को नंगे हाथों से नहीं पकड़े। गोबलेट है ये, इसको गोबलेट करो। गोबलेट कौन सा था? प्लास्टिक वाला, जिसके अंदर जो है वो सीमन स्ट्रा रखे होते हैं, वो नंगे हाथों से नहीं पकड़े। यदि आप एलेंटो जार आदि को बस जीप आदि से ले जा रहे हैं तो ध्यान रखें वह जार लुढ़क नहीं जाए, अन्यथा एलेंटो बाहर बिखर जाएगी तथा अत्यंत वाष्पीकृत होने पर धुआं सा हो जाएगा। बस जीप आदि में अन्य सफ़र कर रहे व्यक्ति इस धुआं को आग लगी हुई मानकर भगदड़ मचा देंगे तथा यहाँ तक कि इस भगदड़ में कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो अब हम क्रायोकेन, हमने एक तो स्ट्रा पढ़ लिया और एक तरल नाइट्रोजन। अब है जार के बारे में। तो ये जार के बारे में हम इसको अभी तो लेगा ये लेक्शन, टाइम लगेगा, इसलिए इतना ही आज के लिए सफिशिएंट है। तो इसे आप अच्छी तरह से इसको ध्यान से याद करें। थैंक यू वेरी मच।